नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन की सीरीज में छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने जसपुर सामरी पाट प्रदेश तथा पूर्वी बघेलखंड के पठार दो विभागों का अध्ययन कर लिया है। अब इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन और दंडकारण्य पठार इन दो विभागों का डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महानदी बेसिन क्या होता है, किसे महानदी बेसिन कहा गया है? तो महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो बेसिन अर्थात मैदान का निर्माण किया जाता है, उस क्षेत्र को महानदी बेसिन कहा गया है। इसे और कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है, महानदी का मैदान कहा जाता है तथा मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मध्य में होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसकी विस्तार देखें तो इसका विस्तार अगर संभाग के आधार पर देखें तो इसका विस्तार रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर संभाग में देखने को मिलता है संभाग के आधार पर। और वहीं अगर जिलों की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले, खैरागढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ अर्थात मध्य छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भाग जो है महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इसके स्थिति को पूछे तो मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। संभाग वाइज देख लीजिए, तीनों संभागों का नाम दिया गया है। सॉरी। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम पहले भी याद कर चुके हैं। तो महानदी बेसिन 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? 50.34% है। अब यहाँ इसकी आकृति दिया गया है। तो महानदी बेसिन का आकृति चापाकार है, या इसे पंखाकार भी कहते हैं, या तस्तरी नुमा। ठीक, तो यहाँ चित्र दिया गया है, उसमें हम देखेंगे इसके ढाल। तो ढाल पूर्व की ओर है। यहाँ से निकलने वाली सबसे प्रमुख नदियाँ शिवनाथ नदी हो गए और कौन सा है? महानदी। ये दोनों जो है पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। तो इसके ढलान किस तरफ होगा? पूर्व की ओर। इसकी ऊंचाई मध्य क्षेत्र में 300 मीटर से कम है। तो मध्य क्षेत्र में 300 मीटर से कम ऊंचा है इसका औसत ऊंचाई मध्य क्षेत्र का, जो मैदानी क्षेत्र है उसका। पहाड़ों का अलग अलग जो है ऊंचाई दिया गया है, औसत ऊंचाई। वो आगे हम जब इसका उप विभाग पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब इनका निर्माण तो देखिए पूरा महानदी बेसिन अर्थात पूरा मध्य छत्तीसगढ़ हिस्सा किससे बना हुआ है? सैल समूह के पत्थर चट्टानों से बना हुआ है। तो सैल समूह के चट्टानों से महानदी बेसिन का लगभग 50% क्षेत्र कडप्पा सैल समूह से बना हुआ है। इसके अलावा आर्कियन, गोंडवाना रायगढ़ कोरबा क्षेत्र में देखने को मिलता है। दक्कन ट्रेप, धारवाड़ क्रम की सैल समूह, सभी प्रकार के सैल समूह इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो यहाँ खनिज भी बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ खनिजों में मुख्य खनिज चूना पत्थर डोलोमाइट होता है। इसके अलावा कोयला भी देखने को मिलेगा, गोंडवाना है। और धारवाड़ है तो यहाँ लोहे वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जो मैकल श्रेणी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब महानदी बेसिन का सबसे ऊंचा चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है और यह कबीरधाम जिले में स्थित है। और यह जो है महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। पहला था गौरलाटा, जो कि जसपुर सामरी पाठ में है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई कितना था? 12-22 मीटर। और दूसरा आएगा दंडकारण्य में पढ़ेंगे नंदीराज चोटी, बैलाडीला में है नंदीराज चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर में बदरगढ़ चोटी 1176 मीटर। अब यहाँ मिट्टी, तो हम मिट्टी वाला चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, जहाँ लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के मैदान में दिखाई देता है, साथ में काली मिट्टी जो है मैकल श्रेणी तथा दुर्ग बेमेतरा क्षेत्रों में दिखाई देता है। नदी अपवाह तंत्र, तो यह पूरा क्षेत्र महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ महानदी बेसिन के उप विभागों को दिया गया है, उसे एक बार पढ़ लेते हैं मैप में। देखिए यहाँ मानचित्र में दर्शाया गया है महानदी बेसिन के उप विभागों को। तो यहाँ मैकल श्रेणी है। सबसे पहले हम इसके सीमांत क्षेत्रों को देखते हैं। सीमांत मतलब जो किनारे के क्षेत्र हैं वो सब सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सीमांत क्षेत्रों में क्या क्या है? मैकल श्रेणी, पेंड्रा लोरमी का पठार, यहाँ कोरबा बेसिन है, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। और इस तरफ अगर आ जाए तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। अब देखिए मैदानी भाग, जो ये पूरा मैदानी भाग है, यहाँ छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है इसे। इसमें शिवनाथ के पार का मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, महानदी पार सकरा मैदान। तो ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आते हैं। और नीचे का क्षेत्र दंडकारण्य के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।
चलिए अब हम जो है महानदी बेसिन का वर्गीकरण, तो इस वर्गीकरण को हम सबसे पहले पिछली वीडियो में जब चैप्टर प्रारंभ किए थे वहाँ देखे थे। तो दो उपविभागों में बटा हुआ है मेजर रूप से, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन, महानदी पार सकरा मैदान आता है। वही सीमांत उच्च भूमि में मैकल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, जिसे रायपुर उच्च भूमि कहते हैं, ये सब आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का मैदान को पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को ही महानदी बेसिन कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 31,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, तो जो 68,064 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का है, उसमें से 31,600 छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत आता है। इसकी आकृति पंखाकार है। इसकी उत्पत्ति कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज और सादी शैलों पर महानदी और उनकी सहायक नदियों के अपरदन के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब इनके उप विभाग, तो इनके उप विभाग हम अभी देखेंगे, उनको अब डिटेल से देखेंगे। तो पहला है शिवनाथ महानदी दोआब। तो ये कैसे बना होगा? शिवनाथ और महानदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहेंगे। तो दोआब क्या होता है? दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र, जैसे कि ये शिवनाथ नदी है और दूसरा है यहाँ महानदी, तो इन दोनों के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? शिवनाथ महानदी दोआब। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। अगला है इसका विस्तार। इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर संभाग के जिलों में है और मुख्य रूप से शिवनाथ महानदी को दुर्ग और रायपुर संभाग, रायपुर जिले में देखा जाता है। दुर्ग और रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसमें बलौदाबाजार जिले के कुछ अधिकांश क्षेत्र आते हैं। साथ ही बेमेतरा, बालोद, महासमुंद जिले के भी कुछ भाग शामिल हैं। इसकी ढाल, तो इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, देखिए यहाँ से निकलता है शिवनाथ नदी दक्षिण से फिर उत्तर जाएगा, तो उत्तर दिशा की ओर इसका ढाल है। प्रवाह क्षेत्र, शिवनाथ और खारून नदी। तो इसका प्रवाह क्षेत्र शिवनाथ और खारून नदी के प्रवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ की नदियां लंबवत प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां पहाड़ों से अर्धचंद्राकार रूप में प्रवाहित होते हुए विपरीत दिशा से आकर मुख्य नदियों में शामिल हो जाती है। और इसमें मेन शैल समूह पाया जाता है कडप्पा शैल समूह। तो कडप्पा शैल समूह है, इस कारण यहाँ खनिज मिलेगा चूना पत्थर, और यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी प्राप्त होता है। साथ में मिश्रित लाल और रेतीली मिट्टी भी दिखाई देते हैं। अगला है शिवनाथ पार का मैदान। यह मैदान शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है। तो शिवनाथ के पश्चिम वाले हिस्से को शिवनाथ पार का मैदान कहा गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिमी भाग आता है। इसके प्रवास क्षेत्र में मैकल श्रेणी से निकलने प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन से हैं? मैकल श्रेणी से निकलने आमनेर नदी, सुरही नदी, कर्रा नदी, हाप नदी। इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र शिवनाथ पार के मैदान के अंतर्गत आता है। इसमें भी कडप्पा शैल समूह है। तो यहाँ भी खनिज कौन सा प्राप्त होगा? चूना पत्थर प्राप्त होगा। मिट्टी, तो इसमें भाठा भूमि से निचले पीले सरंध्र बलुआ मिट्टी पाई जाती है, जिसे मटासी या डोरसा कहते हैं। तो यहाँ मटासी और डोरसा मिट्टी प्राप्त होते हैं। उसके अलावा काली मिट्टी भी प्राप्त होता है और यहाँ कछार मिट्टी भी प्राप्त होता है। कछार क्या होता है? हम पढ़े थे, नदियों के किनारे का जो हिस्सा मिट्टियाँ रहते हैं उन्हें कछार मिट्टी कहते हैं। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा बहाकर ला गए मिट्टियों का जमाव नदी के किनारे हो जाता है, उसे ही कछार मिट्टी कहा जाता है, जिसे गाद सिल्ट भी कहते हैं। अगला है बिलासपुर का मैदान। तो बिलासपुर का मैदान, इसका विस्तार जांजगीर चांपा, बिलासपुर और मुंगेली जिले में है। साथ में रायगढ़ जिले में है। इसे बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहते हैं। इसीलिए यह महानदी बेसिन का उत्तरी भाग है। अब देखिए इसकी स्थिति को दर्शाया गया है। तो इसके पश्चिम दिशा में अरपा लीलागढ़ का मैदान है। तो मान लीजिए ये क्षेत्र बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान पश्चिम दिशा में अरपा लीलागढ़ नदी रहेगा और मैकल श्रेणी। तो यहाँ अरपा लीलागढ़ नदी और मैकल वरवा श्रेणी है। पूर्वी दिशा में हसदो मांड का मैदान है। पूर्व की ओर क्या है? यहाँ हसदो मांड का मैदान है। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा रहेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार। तो यहाँ पेंड्रा लोरमी का पठार है। उत्तर पूर्व में हसदो बेसिन और छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ और हसदो बेसिन। तो ये इसकी स्थिति को दर्शाता है बिलासपुर और रायगढ़ के मैदान का। इसके अंतर्गत प्रवाह क्षेत्र किस नदियों का प्रवाह है? तो अरपा, आगर, मनियारी तथा लीलागढ़ नदियों का प्रवाह क्षेत्र बिलासपुर का मैदान कहलाएगा। इसकी ढाल भी दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर है। पहले देखिए अरपा नदी को ही देख लीजिए। अरपा ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इसका ढाल उसी ओर होगा जहाँ नदियों का प्रवाह होगा। मिट्टी, यहाँ लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और डोरसा मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी, रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी इसी के अंतर्गत आता है, बिलासपुर के मैदान के अंतर्गत। लोरमी व हसदेव बेसिन के मध्य पेंड्रा का पठार है। ठीक, तो पेंड्रा का पठार कहाँ है? लोरमी और हसदेव बेसिन।
अब अगला हम पढ़ेंगे हसदो-मांड बेसिन। इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़ जिले में है। इस क्षेत्र का विस्तार चंवर ढाल अर्थात इसे कुम्हार पहाड़ी के नाम से जानते हैं तथा सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य है। चंवर ढाल और सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य में है। छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में हसदेव व मांड नदी के मध्य का क्षेत्र हसदो मांड कहलाता है। यह हसदो मांड और केली नदी प्रवाहित होती है। बेसिन तो इसके अंतर्गत कोरबा बेसिन और रायगढ़ बेसिन आते हैं। कोरबा बेसिन हसदेव नदी द्वारा निर्मित इस बेसिन का विस्तार कटघोरा एवं कोरबा तहसील में है। इस बेसिन की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर है। रायगढ़ बेसिन मांड एवं केलो नदी द्वारा निर्मित यह बेसिन रायगढ़ जिले में है। इसकी समुद्री तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इस बेसिन की सीमा पर छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है जिसे चंवर ढाल कहते हैं। इससे पूर्व की ओर धीरे धीरे संकरी होती जाती है। इस क्षेत्र में कडप्पा युग के चूने की चट्टानें तथा सैलों पर जमा एक विस्तृत जलोढ़ मैदान है। तो ये हो गया हसदो मांड बेसिन के संबंध में। इसके बाद है अगला उपविभाग महानदी पार का संकरा मैदान। इसके अंतर्गत धमतरी का उत्तरी पूर्वी भाग, रायपुर और बलौदा बाजार के पश्चिमी भाग आते हैं। इसकी स्थिति को देखते हैं तो महानदी की पूर्व में स्थित एक सक्रिय पेटी है। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से पूर्व की ओर किनारे किनारे पर स्थित है। इसके पूर्व में रायपुर की उच्च भूमि है और पश्चिम में महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 305 मीटर है। उत्तर भाग की समुद्री सतह से ऊंचाई लगभग 245 मीटर है तथा पूर्वी भाग की चौड़ाई जो है 13 से 16 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। चट्टान यहाँ का कडप्पा युगीन शैल और चूना युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। तो कडप्पा युगीन शैल है, इस कारण यहाँ चूना खनिज भी पाया जाएगा। अब दिया गया है यहाँ दल्हा पहाड़ को। दल्हा पहाड़ यह अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। इसका अन्य नाम सिंदूर गिरी या सिंघुल गिरी भी कहते हैं। तो दल्हा पहाड़ को सिंदूर गिरी या सिंदूर, इसके लिए जनश्रुति है कि भगवती महासती तो सती माता का सिंदूर इसी स्थल पर गिरा था, इस कारण इसे सिंदूर गिरी के नाम से भी जानते हैं। इसके नामकरण के लिए और भी तर्क मिलते हैं, जिसमें पहला तर्क है आसपास का क्षेत्र दलदली था, इसलिए यह दलदला पहाड़ कहलाने लगा। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों के अनेक दल है, दल बंद होने के कारण इस पहाड़ को दलहा कहा गया। तो यह है दूसरा तर्क। इसकी ऊंचाई देखिए तो इसका ऊंचाई 760 मीटर है दल्हा पहाड़ का। यहाँ 2 मंदिर स्थित हैं, नागेश्वर शिव मंदिर और दूसरा भगवती विश्वेश्वरैया मंदिर। विश्वेश्वरैया मंदिर का प्रतिमा छिन्न मस्ता अर्थात सिर विहीन है, इसमें सिर नहीं है भगवती विश्वेश्वरैया। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इन दोनों मंदिर का नाम आपको याद रखना है। यहाँ सिद्ध बाबा का आश्रम भी है। मेला तो यहाँ दल्हा पहाड़ में नाग पंचमी को प्रतिवर्ष मेला लगाया जाता है, जो कि श्रावण शुक्ल की पंचमी को होता है। यहाँ लोग सर्प को दूध पिलाने के लिए जाते हैं नाग पंचमी के दिन। साथ ही यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। विश्वेश्वरैया देवी के स्थानीय लोग हिंगलाज माई के नाम से जानते हैं। लोग इसे सिंदूर शक्ति भी कहते हैं। ठीक, तो सिंदूर शक्ति पीठ के लिए भी प्रसिद्ध है। अभी देखें कि संस्कृति अनुसार इसे सती माता का सिंदूर इस स्थान पे गिरा था, इस कारण इसे सिंदूर शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं विश्वेश्वरैया देवी को। चलिए अब हम अगला देखते हैं सीमांत उच्च भूमि के। अब ये दूसरा उप विभाग है महानदी बेसिन के अंतर्गत। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 36,464। ठीक, तो 36,464 वर्ग किलोमीटर में फैला है सीमांत उच्च भूमि। इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों ओर स्थित उच्च भूमि को सीमांत उच्च भूमि कहा गया है। इसका विस्तार कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बलौदा बाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद जिलों में है। तो देखिए जो सीमांत के जिले हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान के सीमांत जिले, आप यहाँ गौरेला पेंड्रा मरवाही से प्रारंभ करके चारों तरफ अगर घूम जाएंगे छत्तीसगढ़ के, तो इन सभी क्षेत्रों को हम सीमांत उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो इनको फिर से वर्गीकरण किया गया है, तो देख लेते हैं। यहाँ भी आर्कियन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप इत्यादि शैल समूह प्राप्त होंगे। भूवैज्ञानिक संरचना में विविधता के कारण तथा नदी द्वारा विक्षेपण के कारण सीमांत उच्च भूमि निम्नलिखित उपविभागों में विभाजित है। तो देखिए चलिए इसी मैप को हम जो है इसको वर्गीकरण कर लेते हैं उपविभागों में सीमांत उच्च भूमि का।
तो सबसे पहले तो यहाँ मैकल पर्वत श्रेणी दिया गया है। इसी मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार क्या है? पेंड्रा लोरमी का पठार। तो यह मैकल श्रेणी का विस्तार है। फिर यहाँ ये छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है और लुडेंगा की पहाड़ी, इसे हम उत्तरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो छुरी मतरिंगा को ही उत्तरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पूर्वी उच्च भूमि। तो पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत यहाँ से आ जाएगा बलौदा बाजार से महासमुंद, गरियाबंद और ये धमतरी क्षेत्र के। तो यहाँ तक के क्षेत्रों को हम क्या पूर्वी उच्च भूमि या इसी को रायपुर उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे में दक्षिणी उच्च भूमि में कौन सा आ जाएगा? दुर्ग संभाग का बालोद जिले का ये दल्ली राजरा क्षेत्र, ये सिहावा पर्वत, ये सभी दक्षिण उच्च भूमि के भाग हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे 4 उपविभाग में बटा हुआ है उच्च भूमियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मैकल श्रेणी को। तो मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ से होगा? तो यहाँ राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कबीरधाम, लोरमी, पेंड्रा पहाड़ी तक के। नीचे से देखें तो राजनांदगांव जिले से लेकर के यहाँ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तक के फैला हुआ है मैकल श्रेणी। इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में एक दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ से भी जो नदियाँ बहती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। भाग सतपूना पर्वत का भाग है ये। देखिए, तो सतपूना पर्वत का पूर्वी कगार मैकल श्रेणी को माना जाता है। सतपूना पर्वत अमरकंटक क्षेत्र सतपूना पर्वत के अंतर्गत आता है, उसी का पूर्वी है मैकल श्रेणी। यह कुछ क्षेत्र को सीमा का निर्धारण करता है। तो देखिए, खैरागढ़, छुई खदान तथा कवर्धा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले एवं छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा जिले के बीच सीमा का निर्धारण करता है मैकल श्रेणी। यह जल विभाजक का भी कार्य करता है। शिवनाथ नदी और वेंगंगा नदी के मध्य, या फिर यूं कहे कि ऊपरी महानदी बेसिन और ऊपरी नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ चोटी मैकल श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, जो कि महानदी बेसिन का सबसे ऊंचा चोटी है और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है। झाला पहाड़ यह 1136 मीटर ऊंचा है। देवसानी पहाड़ यह 1125 मीटर ऊंचा है। ब्राह्मणगढ़ पहाड़ 1127 मीटर। लीलावनी, भरकुंड ये सभी चोटियां भी मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ 3 प्रमुख घाटी हैं। चिल्फी घाटी जो कवर्धा में है, यहाँ से नेशनल हाईवे 30 निकलता है। यहीं से नेशनल हाईवे 30 राज्य का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, तो यह चिल्फी घाटी से ही निकलता है। दूसरा है ब्रिजवान घाटी, यहाँ से नेशनल हाईवे 53 गुजरता है। और तीसरा है शिवनाथ घाटी। यहाँ 3 श्रेणियां मिलती हैं। कंदाउनी श्रेणी जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है, यहाँ से हाफ नदी का उद्गम होता है। फिर है फुलहाड़ी या कुलछाड़ी पहाड़ी, यह मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है, यहाँ से बाघ नदी का उद्गम होता है। तीसरा है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव में, इसी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में डोंगरगढ़ स्थित है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र। तो देखिए, मैकल श्रेणी को वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से क्यों जानते हैं? तो मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिले को वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहां वर्षा कम होती है। पहाड़ की वजह से पहाड़ जो है यहाँ आने वाली मानसून की हवाओं को वापस लौटा देता है, जिससे वहां उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाता है। तो इस कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है मैकल श्रेणी के कारण। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग कबीरधाम, मुंगेलिया, उत्तरी खैरागढ़, छुई खदान, गंडई यह क्षेत्र भी वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ वन तो साल वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। तो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, अर्थात सबसे ज्यादा साल वृक्ष बस्तर में पाए जाते हैं। बस्तर के बाद दूसरे नंबर में है ये, सेकंड नंबर में कौन सा? मैकल श्रेणी, जहाँ साल वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ प्रमुख जनजाति में बैगा जनजाति और अगरिया जनजाति दिखते हैं। यहाँ 2 अभ्यारण्य मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अचानकमार अभ्यारण्य और भोरमदेव अभ्यारण्य। अचानकमार मुंगेली में है, भोरमदेव कबीरधाम जिले में है। खनिज तो यहाँ लौह अयस्क मिलेगा। चिल्फी घाटी, एकलामा और चेलीकलामा में लौह अयस्क प्राप्त होता है। यह खैरागढ़, छुई खदान के उत्तरी पश्चिमी तथा कबीरधाम जिले के दक्षिणी सीमा बनाती है। इसके दक्षिण पश्चिम में महोबा डोंगर, तो ये महोबा डोंगर पर्वत को आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई 617 मीटर है। देखिए, अब मैकल श्रेणी के स्थिति को यहाँ मानचित्र में दर्शाया गया है। तो मैकल श्रेणी, इसके उत्तर में पेंड्रा लोरमी का पठार है, दक्षिण में शिवनाथ घाटी है। इसके उत्तर पूर्व दिशा में कबीरधाम जिला पड़ता है और इसके दक्षिण पूर्व दिशा में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला पड़ता है। ठीक, तो ये मैकल पर्वत श्रेणी की स्थिति है। और इसके इस तरफ क्या है? सतपूर्णा पर्वत है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी उच्च भूमि को। तो उत्तरी उच्च भूमि
उत्तरी उच्च भूमि को ही छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कोरबा से रायगढ़ जिले तक है। यह महानदी बेसिन के उत्तर दिशा में स्थित है। इसके दो भाग हैं, एक छुरी पहाड़ी और दूसरा उदयगढ़ पहाड़ी। छुरी पहाड़ी का विस्तार कोरबा जिले में है, उदयपुर पहाड़ी का विस्तार रायगढ़ जिले में है। देखिए यहाँ चित्र में जो है इसका स्थिति को दर्शाया गया है। तो ये छुरी की पहाड़ियाँ हो गया, ये हो गया उदयपुर की पहाड़ियाँ। तो हसदो नदी और मांड नदी के मध्य छुरी पहाड़ी है और मांड नदी और कुरकुट नदी के मध्य उदयपुर की पहाड़ी है। तो देखिए इन तीनों को नदियों के मध्य में ये दो पहाड़ी क्षेत्र स्थित हैं। और पूछा जाए कि छुरी और उदयपुर की पहाड़ी के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो वह कौन सा हो जाएगा, मांड नदी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला है छुरी पहाड़ी। अब छुरी पहाड़ी यह कौन से जिले में है, तो कोरबा जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। इसकी स्थिति को देखें तो यहाँ इसकी स्थिति दर्शाया गया है डायग्राम के माध्यम से। तो महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के मैप में। अब देखिए, अब छुरी पहाड़ इसके उत्तर दिशा में कौन सा है, तो इसके उत्तर में महादेव का पहाड़ है और साथ में हसदोरामपुर बेसिन है। अब अगर हम इसकी पूर्व दिशा में देखें तो पूर्व दिशा में क्या है, मांड नदी है। इसके पश्चिम में देखिए तो पश्चिम में हसदो नदी प्रवाहित होती है, साथ में यहाँ पेंड्रा का पठार भी देखने को मिलता है। और इसके दक्षिण पश्चिम में देखिए तो कोरबा बेसिन है। ठीक, तो ये इसके स्थिति को दर्शाता है छुरी के पहाड़ का। अब इसके अंतर्गत पर्वत श्रेणी आता है, तो केरता पहाड़ जिसकी ऊंचाई 667 मीटर है, पौनखेड़ा पहाड़ जिसकी ऊंचाई 669 और पुटका पहाड़, बिजौरा पहाड़ जो 1089 मीटर है। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से रिहन नदी का उद्गम होता है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है रिहन नदी। औसत ऊंचाई 450 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके यह गोंडवाना शैल समूह के अंतर्गत आता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में तालचेर और ब्राकर श्रेणी के गोंडवाना शैल समूह प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ खनिज कौन सा रहेगा, रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच में कोयला का निक्षेप प्राप्त होता है छुरी की पहाड़ियों में। अगला उदय की पहाड़ियों को भी पढ़ लेते हैं। तो उदय की पहाड़ी, उदयपुर पहाड़ी, इसका विस्तार रायगढ़ जिले में है। इसकी स्थिति यह रायगढ़ जिले के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अब इसकी स्थिति को दिया गया है, देखिए इसकी स्थिति को दिया गया है उदयपुर के पठार। तो उदयपुर के पठार इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में है मैन पाट है और जसपुर पाट है, मैन पाट और जसपुर पाट। फिर इसके पूर्व में क्या है, यहाँ कुरकुट नदी है पूर्व में, और इसके पश्चिम में है मान नदी और साथ में यहाँ छुरी हिल्स है। ठीक, तो ये हो गया इसके स्थिति उदयपुर पहाड़ी का। अब उदयपुर पहाड़ी के संबंध में और भी तथ्य दिए गए हैं। यह पहाड़ी समुद्र तल से 723 मीटर ऊंचा लैलुंग पहाड़ी स्थित है। यहाँ से केलो नदी का उद्गम होता है। तो देखिए लैलुंगा पहाड़ी भी इसी का हिस्सा है उदयपुर की पहाड़ियों का, यहीं से केलो नदी का उद्गम होता है। ऊंची चोटी मैनिफर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यहाँ लाम पहाड़ भी है, लाम पहाड़, बारखोवा डोंगर, महादेव पहाड़ 688 मीटर ऊंचा है। जनता पहाड़, बरनानी पहाड़, महातिन एवं धजक पहाड़ और मारगोंडगर पहाड़। तो ये सभी पहाड़ और चोटियां उदयपुर पहाड़ी में स्थित है। तो इनको एक एक बार नाम अच्छे से पढ़ लें आप, बारखोवा डोंगर, महादेव पहाड़, जनता पहाड़, बरनानी पहाड़, महातिन, धजक पहाड़, मारगोंडकर पहाड़। तो ये सभी उदयपुर पहाड़िया में है। बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ यहाँ स्थित है। गज एवं चोरनई नदी क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी में मिलते हैं। तो देखिए गज और चोरनई नदी भी यहाँ हसदेव नदी की सहायक नदी है। यह श्रेणी हसदेव नदी द्वारा मैकल श्रेणी से अलग होता है। छुरी उदयपुर पहाड़ का विस्तार रायगढ़ से कोरबा तक है। अब यहाँ देखते हैं हम चंवर ढाल पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार जांजगीर चांपा, शक्ति एवं खरसिया का मैदान है, रायगढ़ में है। इसका परिचय छत्तीसगढ़ बेसिन को उत्तरी उच्च भूमि से अलग करने के लिए रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे चंवर ढाल कहते हैं। तो चंवर ढाल छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है, रायगढ़ के दक्षिणी उत्तरी भाग में स्थित है। इसे अन्य नाम कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थिति सिंघनपुर की गुफा चंवर ढाल पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, चंवर ढाल की गुफा। और यह जो है किसके अंतर्गत आता है, हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत आता है चंवर ढाल का पहाड़। अगला दिया हुआ है पेंडालोर्मी का पठार। तो यह मैकल श्रेणी का विस्तारित क्षेत्र है। तो मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है पेंडालोर्मी का पठार। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है क्योंकि यह भी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। प्रमुख चोटी देखें तो पलमा चोटी जो 1080 मीटर है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। लाफागढ़ चोटी
1048 मीटर जो कि कोरबा जिले में है। चंदेली पहाड़ 821 मीटर लोरमी जिले में है। तो ये यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। यहाँ पर्यटन स्थल के लिए चैतुरगढ़ लाफागढ़ में स्थित है चैतुरगढ़ का किला, वह प्रमुख पर्यटन केंद्र है। विस्तार, इसका विस्तार गवलापेंडा, मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले में देखने को मिलता है। साथ ही पंडरिया तहसील, लोरमी, पेंड्रा व कटघोरा तहसील भी इसके अंतर्गत आते हैं। हाप नदी इसकी पश्चिमी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अचानकमार अभ्यारण्य इसी श्रृंखला में स्थित है। तो पेंड्रा लोरमी के पठार में ही अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है। फिर अब हम अगला उपविभाग देखेंगे, दक्षिणी उच्च भूमि। तो दक्षिणी उच्च भूमि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आएंगे? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर दक्षिण पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। यह जल विभाजक है। गोदावरी अपवहतंत्र और महानदी की सहायक शिवनाथ नदी के मध्य जल विभाजक कार्य करता है। यहाँ दो प्रमुख चोटी देखने को मिलते हैं, डोंगर बोर जो 700 मीटर है और कौचार जो 597 मीटर है। कुटकी राजहरा की पहाड़ी दक्षिणी उच्च भूमि का हिस्सा है। बालोद जिले का खरखरा और तांदुला के मध्य में स्थित है कुटक राजहरा की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई 674 मीटर है। यहाँ लव निक्षेप है, अर्थात यह लव अयस्क का क्षेत्र है कुटक राजहरा की पहाड़ी। फिर है पूर्वी उच्च भूमि, इसका अन्य नाम रायपुर उच्च भूमि है। इसका विस्तार पूरे रायपुर संभाग में देखने को मिलता है। इसकी स्थिति रायपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार आकार में फैली हुई है। चलिए इसके और डिटेल से देख लेते हैं। इसके प्रमुख भाग में सोनबेरा का पठार सबसे ऊंचा भाग है। सोनबेरा का पठार, सिहावा पहाड़ी, बसना पहाड़ी, सोनाखान पहाड़ी, छाता पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियां इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वी उच्च सीमांत उच्च भूमि अर्थात रायपुर सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। इनके संबंध में दिया है सोनबेरा का पठार, या इसका विस्तार गरियाबंद और महासमुंद जिले में है। यह पूर्वी उच्च भूमि का सर्वाधिक ऊंचा भाग है। यहाँ से जोक नदी का उद्गम होता है। बेसिन उत्तर पूर्वी भाग में बसना बेसिन स्थित है। अब देखिए सिहावा पर्वत के संबंध में यहाँ तथ्य दिए हैं। सिहावा पर्वत धमतरी जिले में है। इसका प्राचीन नाम सुक्तिमती है। यहाँ से महानदी का उद्गम होता है जो फरसिया के गणेश घाट नामक स्थान से निकलती है महानदी। यहाँ सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। सप्त ऋषियों के नाम यहाँ दिए गए हैं, श्रृंगी ऋषि, अगस्त्य ऋषि, गौतम, मुचकंद, अंगिरा ऋषि, कंक ऋषि, सरभंग, यह इन्हीं सप्त ऋषियों का आश्रम सिहावा पर्वत में देखने को मिलता है। यहाँ एक प्रमुख फेमस कर्णेश्वर महादेव मंदिर है जो कर्णेश्वर नामक राजा के नाम पर रखा गया है, कर्णेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ प्रतिवर्ष कर्णेश्वर महादेव का मेला आयोजित किया जाता है। इस क्षेत्र में अन्य पहाड़ मुंडागिरी पहाड़, बोरड़ पहाड़, काटी गांव, गिधावा पहाड़, ये सभी पहाड़ भी इसी सिहावा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। फिर अगला है बसना बेसिन। यह उत्तर पूर्वी भाग रायपुर की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है बसना बेसिन। अगला है शिशुपाल पर्वत, यह महासमुंद जिले में है। यहाँ एक जलप्रपात है जिसे घोड़ाधार जलप्रपात कहते हैं। जनश्रुति के अनुसार राजा ने घोड़े के आंख पर पट्टी बांधकर इसी जलप्रपात में कूद गए थे। तो कोई राजा थे जिन्हें घोड़े के आंख पे पट्टी बांध के कूदा था, इसीलिए इसे घोड़ाधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 899 मीटर है। शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई 899 मीटर। ऊंची चोटी का नाम धारी डोंगरी, सबसे ऊंची चोटी है धारी डोंगरी जिसकी ऊंचाई है 899 मीटर, जो शिशुपाल पर्वत पर स्थित है। भारत नवागढ़ की पहाड़ी, यह गरियाबंद जिले में है। छाता पहाड़, यह बलौदाबाजार जिले में स्थित है। यह सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है छाता पहाड़। तो ये हम लोग पढ़ लिए सीमांत उच्च भूमि। इसके अलावा यहाँ कुछ और स्थलाकृतियां उनके संबंध में भी यहाँ दिया गया है। तो देखिए पहला है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। इसका विस्तार डोंडी लोहारा, बालोद और अंबागढ़ चौकी में है। इसमें पहाड़ी आती है राजहरा की पहाड़ी और डोंगरगढ़ की पहाड़ी इसके अंतर्गत आते हैं। दली राजरा की पहाड़ी का विस्तार मानपुर क्षेत्र तथा बालोद जिले में है, जो खरखरा व तांदुला नदी की दोआब क्षेत्र में स्थित है। अगला है लुडेंग पहाड़ी, तो यह रायगढ़ के धर्मजयगढ़ तथा लैलूंगा तहसील क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से केलो नदी का उद्गम होता है। दली राजरा की पहाड़ी, यह बालोद में है। यह लव अयस्क का क्षेत्र है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लव अयस्क प्राप्त होता है। यहीं से हम भिलाई इस्पात संयंत्र को पहले लव अयस्क आपूर्ति करते थे, परंतु यहाँ दली राजरा में अभी लव अयस्क की उपलब्धता कम होने के कारण अब यहाँ से नए लेकर के रावघाट की पहाड़ी से भिलाई स्टील प्लांट के लिए लव अयस्क ले रहे हैं। इसका संयुक्त भिलाई इस्पात संयंत्र के पास है। फिर अगला है बोरिया डिब्बू, यह मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में है। यह भी लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ कुछ पर्वतों का
प्राचीन नाम दिया गया है। तो सिहावा पर्वत उसे सुक्तिमती पर्वत कहते हैं, अमरकंटक पर्वत को सोम पर्वत, कोरबा रायगढ़ क्षेत्र के पर्वत को हस्तु पर्वत। अब यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख बेसिन एवं उनकी स्थितियां को दर्शाया गया है। तो देखिए बेसिन, कन्हार बेसिन यह रामानुजगंज बलरामपुर में है। सिंगरौली बेसिन या रिहंद बेसिन यह वाड्रफनगर में है। सरगुजा बेसिन सूरजपुर और सरगुजा जिले में विस्तार है इसका। हसदेव रामपुर बेसिन बिलासपुर से सरगुजा तक के फैला हुआ है। हसदो मांड बेसिन यह कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिले में है। बसना बेसिन यह महासमुंद में है। कोटरी या कांकेर बेसिन कांकेर में। उर्मिल बेसिन जिसे गोदावरी शबरी बेसिन के नाम से जानते हैं, यह बीजापुर से सुकमा तक फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख बेसिन है। देखिए हमने किसे पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ के मैदान अर्थात महानदी बेसिन को पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार का विस्तार 4 राज्यों में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में। ये 4 राज्यों में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। यह जिसका उत्तरी भाग जो है छत्तीसगढ़ में है। तो दंडकारण्य का उत्तरी भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य में स्थित कांकेर के पखांजूर में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के से विस्थापित कर बसाने हेतु भारत सरकार द्वारा दंडकारण्य परियोजना 1971 में चलाया गया था। 1971 में दंडकारण्य परियोजना बांग्लादेश के विस्थापितों को यहाँ बसाने के लिए कहा, कांकेर के पखांजूर में। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। धारवाड़ युगीन शैल ग्रेनाइट निच से संबंधित होने के कारण इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक इत्यादि प्राप्त होते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दंडकारण्य को खनिजों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण बस्तर संभाग में होगा। उसके अलावा मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में भी है। इसकी स्थिति को देखें तो उत्तर में महानदी का मैदान, दक्षिण में गोदावरी घाटी, पूर्व में उड़ीसा का कोरापुट पहाड़ तथा शबरी नदी घाटी है और पश्चिम में वेनगंगावर गोदावरी नदी घाटी है। इसका क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर जो कि छत्तीसगढ़ का 28.91% है। ये दूसरा सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसके उप विभाग को देखें तो इसे छोटे छोटे उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है कोटरी महानदी का मैदान जिसे कांकेर बेसिन भी कहते हैं। दूसरा है अबुझमाड़ की पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी शबरी का मैदान। इसका ढाल दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर क्योंकि इसका सहायक नदी इंद्रावती सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हैं। यह गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। गोदावरी शबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र इसके अंतर्गत है, इस भौतिक विभाग में स्थित है। प्रमुख नदियां कोटरी नदी, इंद्रावती नदी, नारंगी, डंकनी, शंखनी, शबरी, यह सभी जो है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ सबसे ऊंची चोटी नंदीराज चोटी है जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। यह बैराडीला की पहाड़ी में स्थित है, दंतेवाड़ा में। प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी है एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ आर्कियन शैल समूह तथा धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। इस कारण यहाँ धात्विक खनिज लोहा, लौह, टीन, हीरा ये सब प्राप्त होते हैं। यहाँ वन साल वनों का द्वीप, यहाँ वन साल का वन बहुत मात्रा में पाया जाता है। इस कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। देखिए अब इसके उप विभागों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कोटरी महानदी का मैदान या कांकेर बेसिन। इसका औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। इसकी चौड़ाई, इस बेसिन की अधिकतम चौड़ाई 60 किलोमीटर है। कांकेर बेसिन के उत्तर में महानदी बेसिन स्थित है। उसके उत्तर में है महानदी बेसिन। यह दंडकारण्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दंडकारण्य के उत्तरी भाग में है, परंतु यह पूरे छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग देखें तो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम भाग में है। इसके पश्चिमी भाग में कोटरी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। महानदी और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य दंडकारण्य का पठार स्थित है। प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश द्वार के रूप में यह मैदान जाना जाता है। तो उत्तर में प्रवेश द्वार के रूप में कोटरी महानदी के मैदान को देखते हैं। कोटरी नदी बेसिन यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और दंडकारण्य के उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। अब अगला है अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी में सबसे पहले इसके अर्थ समझ लेते हैं। अबुझ का अर्थ होता है जिसे न जान सके अर्थात अनजान या अज्ञात। मांड का अर्थ होता है पर्वत होता है। तो अबुझ ऐसे पर्वत जो अज्ञात था उसे अबुझमाड़ कहा गया। अनजान पर्वतीय क्षेत्र को अबुझमाड़ कहा गया है। इसका विस्तार नारायणपुर जिले में है। दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम भूभाग में इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई 600 से 800 मीटर है। स्थिति उत्तर में कोटरी नदी मैदान,
उत्तर पूर्व में रावघाट की पहाड़ी है, दक्षिण में इंद्रावती नदी है, पूर्व में बॉर्डिंग नदी है जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है। तो यहाँ अबूझमाड़ की पहाड़ियों का इसकी स्थिति दर्शाया गया है। निर्माण ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, 187 सेंटीमीटर का वर्षा होती है। इस कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जो है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, तो उसी के नाम पे इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के कारण नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ सैल तो पहाड़ी की उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा पर धारवाड़ तथा कडप्पा सैल पाई जाती हैं। यहाँ एक फेमस घाटी है जिसे खुरसेल घाटी के नाम से जाते हैं। खुरसेल घाटी अबूझमाड़ का हिस्सा है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के सैगोन वन पाए जाते हैं। सैगोन कौन सर्वोच्च किस्म के खुरसेल घाटी में, और केशकाल घाटी में सर्वोच्च किस्म के साल वन पाए जाते हैं केशकाल में। ठीक, यहाँ अबूझमाड़ जनजातियां निवास करती हैं, उन्हीं के नाम पे अबूझमाड़ है। नदी, यहाँ जाटलूर नदी में नैसर्गिक प्राकृतिक तौर पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो जाटलूर नदी भी अबूझमाड़ क्षेत्र में आता है। इसके संबंध में और विशेष तथ्य है, बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र है अबूझमाड़। तो बस्तर के पठार का सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र में पूछा जाए तो अबूझमाड़ होगा। अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो नंदीराज है। सोनपुर की घाटी इस पहाड़ी के उत्तरी सीमावर्ती भाग को शेष भागों से अलग करती है। इंद्रावती नदी घाटी अबूझमाड़ को दक्षिण की ओर सीमांकित करती है। चलिए अब अगला देखते हैं, उत्तर पूर्वी पठार। इसे बस्तर का पठार भी कहते हैं, उत्तर पूर्वी पठार को। इसका विस्तार उत्तर में कोंडा गांव से लेकर दक्षिण पूर्व में जगदलपुर तहसील तक है। यहाँ ग्रेनाइट और नीस सेल के चट्टान प्राप्त होते हैं। स्थिति उत्तर में तेलिन घाटी, उत्तर पश्चिम में मतला घाटी, दक्षिण में तुलसी डोंगर या दरभा घाटी, दक्षिण पश्चिम में है टंगरी डोंगर जिसे बस्तनार में टंगरी डोंगर है, यह इसका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। इसकी आकृति गुंबदाकार का है बस्तर का पठार का। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र सतह से 800 मीटर ऊंचा है। अब है दक्षिण का पठार। इसका विस्तार दंडकारण्य के अधिकांश भाग में है, जो बीजापुर सुकमा के कोंटा तहसील के ऊपरी भाग में इसका विस्तार देखने को मिलता है। बीजापुर सुकमा क्षेत्र में दक्षिण पठार और उत्तर पूर्वी पठार जो है कोंडा गांव और बस्तर जिला में है। इसकी स्थिति अबूझमाड़ पहाड़ी तथा उत्तर पूर्वी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इस पठार के पूर्व की ओर सुकमा घाटी है। दक्षिण पूर्वी भागों में टिकनपल्ली की पहाड़ी सुकमा में स्थित है। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं नाइस चट्टानों से हुआ है। इसके मध्य में बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है। अगला है गोदावरी शबरी का मैदान। तो यह गोदावरी एवं शबरी नदियों के मध्य में स्थित क्षेत्र को गोदावरी शबरी का मैदान कहा गया है। इसे उर्मिल बेसिन के नाम से भी जानते हैं, तो उर्मिल बेसिन भी गोदावरी शबरी के मैदान को कहा जाता है। उत्तर पूर्व में बीजापुर तहसील के दक्षिण में कोंटा तहसील तक की इसका विस्तार है। उत्तर में दक्षिण के पठार से उत्तर पूर्वी पठार तक की इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से भी कम है, इस कारण इसे गोदावरी शबरी का मैदान कहा गया है। खनिज, यहाँ टीन की प्राप्ति अधिक होती है गोदावरी शबरी के मैदान में। शबरी घाटी के मैदान की मिट्टी लाल दोमट किंतु अनुपजाऊ है। इसके उत्तर में अलबका की पहाड़ी स्थित है। बीजापुर तहसील के पश्चिम दिशा में उड़सूर की पहाड़ी स्थित है। अब देखिए यहाँ दंडकारण्य की कुछ और पहाड़ियां हैं, उन्हें दिया गया है। तो सबसे पहले है रावघाट की पहाड़ी। यह अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, कांकेर जिला में स्थित है। यहाँ लौह अयस्क के 6 निक्षेप प्राप्त हैं। 6 निक्षेप है लौह अयस्क के। अभी वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट के लौह अयस्क की आपूर्ति रावघाट की पहाड़ी से किया जा रहा है। अगला है आरी डोंगरी। यह भानु प्रताप तहसील क्षेत्र में है। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तीसरा है गड़िया पहाड़। यह भी कांकेर जिले में स्थित है। यहाँ गड़िया महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सितंबर माह में किया जाता है। यहाँ 2 तालाब है, रुपई तालाब एवं सुनई तालाब। इसके नामकरण के पीछे तर्क है, एक राजा थे, उनकी 2 बेटियां थी रुपई एवं सुनई। उन्हीं के इस तालाब में डूब के मर जाने के कारण इस तालाब का नाम रखा गया है रुपई और सुनई तालाब। गड़िया पहाड़ के अंतर्गत है। इसमें गुफा है, जुड़ी पगार गुफा या छुरी पगार गुफा के नाम से जाना जाता है। उस गुफा को गड़िया पहाड़ के अंतर्गत स्थित है। अगला है केशकाल घाटी, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। इसके नामकरण के पीछे की दंती है कि एक केशलू नामक व्यक्ति था जिसने शेर से युद्ध करते हुए इस घाटी में मारे गए थे। केशलू नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए इस घाटी में मारा गया था, उसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम केशकाल घाटी रखा गया है। इसका विस्तार कोंडा गांव जिले में है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विधायक पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ 2 घाटी हैं, एक तेलिन घाटी, दूसरा केशकाल घाटी।
तेलिन घाटी कोंडागांव जिले में है। यहाँ तेलिन माता का मंदिर है जो सती माता को समर्पित है। यहाँ तेलिन माता का महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। दूसरा केशकाल घाटी, यह जल विभाजक घाटी है। किनके मध्य जल विभाजन करता है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के मध्य, या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन या बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है कहा जा सकता है। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। देखिए यहाँ कोंडागांव में बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है केशकाल घाटी में, तो यहाँ बॉक्साइट, तो यहाँ दक्कन ट्रैप का विस्तार देखने को मिलता है, इस कारण यहाँ बॉक्साइट है। यहाँ साल वन है, तो सबसे सर्वोच्च किस्म के साल वन इसी केश काल घाटी में प्राप्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ हिल स्टेशन है टाटामारी। अभी ये चर्चित स्थल है टाटामारी, तो ये जो है पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है टाटामारी केशकाल घाटी में है, जो कि दंडकारण्य का हिस्सा है। मलाजकुंडम पहाड़ी, यह कांकेर जिले में है। यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है मलाजकुंडम पहाड़ी से। यहाँ मलाजकुंडम जलप्रपात भी स्थित है। अगला है बैलाडीला की पहाड़ी, यह दंतेवाड़ा जिला में है और ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जैसे नंदराज कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। यह पुरातन शैलों से निर्मित है, जो आर्कियन और धारवाड़ शैलों से निर्मित है बैलाडीला की पहाड़ी। प्रमुख शाखा में बरहा डोंगरी, जो कि बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिला में विस्तृत है। यहाँ उद्गम स्थल है मलगेर नदी और शंखनी नदी, दो नदियों का उद्गम होता है। मलगेर नदी का उद्गम मलगेर घाटी से और शंखनी नदी का उद्गम नंदीराज की चोटी से होता है। बैलाडीला की पहाड़ी में 14 लौह अयस्क क्षेत्रों का निक्षेप प्राप्त हुआ है। कितना? 14। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का, जो कि द्वितीय श्रेणी का आता है। उत्खनन NMDC द्वारा इसका यहाँ उत्खनन किया जाता है, जिससे यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। भंडारण है, इस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडारण है, अर्थात यह लौह अयस्क में समृद्ध क्षेत्र है बैलाडीला। इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसी के कारण दंतेवाड़ा लौह अयस्क के भंडार और उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है लौह अयस्क के। इसके संबंध में और विशेष तथ्य दिए गए हैं। उसके ऊपर भाग को आकाश नगर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बैलाडीला की पहाड़ी के ऊपरी भाग को आकाश नगर, यह पहाड़ी इंद्रावती नदी के दक्षिणी दिशा में स्थित है। फिर है अगला है अलबका की पहाड़ी, यह बीजापुर जिला में है। अलबामा की पहाड़ी, यह भी बीजापुर जिला में है। बीजापुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है अलबामा हिल्स। उरसूर की पहाड़ी, यह भी बीजापुर जिला में है। बीजापुर जिला के पश्चिम दिशा में स्थित है, कडप्पा शैलों से निर्मित है। फिर गोलापल्ली की पहाड़ी, यह सुकमा के कोंटा तहसील में स्थित, कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है। तो कोंटा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसके दक्षिण में गोलापल्ली की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 950 मीटर है। फिर बस्तर का पठार, इसका विस्तार बस्तर एवं सुकमापुर क्षेत्र में है। बस्तर के पठार में ही झीरम घाटी सुकमा में आता है और दरभा घाटी बस्तर में आता है, तो ये दोनों बस्तर के पठार का हिस्सा है। अब देखिए छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वतों को यहाँ सूची दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पर्वत जल विभाजक है? तो सबसे पहले केशकाल घाटी, या महानदी व इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है, या फिर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। दूसरा है मैकल पर्वत श्रेणी, या शिवनाथ या वेनगंगा के मध्य सीमा बनाते हैं। महानदी अपवाह तंत्र एवं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के मध्य सीमा बनाती है। फिर अगला है देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहन नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है। कैमूर पर्वत, यह सोनगंगा और महानदी के मध्य जल विभाजक है। माखेर पठार, यह ईब व मैनी नदी के मध्य जल विभाजक पर्वत है। तो ये हो गया हमारा दंडकारण्य का वाला चैप्टर जो है कंप्लीट, अर्थात हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसके आगे जो है 4-5 पेजों में इसका पूरे चैप्टर का क्वाइक रिविजन किया गया है, जिसे जो परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं। तो एक बार हम इसे पूरा एक वीडियो में पूरा रिवाइज करेंगे। इसके आगे का जो 5 से 6 पेज दिया गया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आप इसे एक बार देख लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर जो है एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर्वत पहाड़ियों का ऊंचाई के आधार पर क्रम दिया गया है, कौन कौन से जिलों में कौन कौन से पहाड़ पर्वत चोटियाँ हैं उसको दिया गया है, मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो इन सबको एक बार पढ़ लेंगे तो सब ये पूरा चैप्टर हमारा प्राकृतिक विभाजन वाला एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।